हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले कोफिशिएंट फॉर एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल। आज हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, ठीक। और इसको निकालने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल है जिसको जानना बहुत ज़रूरी है। इसी के अनुसार हम लोग कोफिशिएंट निकालेंगे। उससे पहले ये जान लेते हैं कि कोफिशिएंट आखिर होता क्या है। देखिए, कोफिशिएंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणांक। अब गुणांक मतलब कोई ऐसा अंक जिसका किसी अन्य दूसरे अंक के साथ क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 साइन एस अगर मैं लिखूं तो यहाँ पे साइन एस मतलब एस ऑर्बिटल के वेव फंक्शन है और a1 इसके इनटू में है। तो ये साइन एस वेव फंक्शन का यहाँ पे क्या है? गुणांक है a1, कोफिशिएंट है a1, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट। अब इसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स के कुछ रूल्स हैं, उस पे आते हैं। उसमें फर्स्ट रूल क्या कहता है? हमारा फर्स्ट रूल कहता है कि एस ऑर्बिटल से संबंधित कोफिशिएंट का वर्ग जो है वो पूरा बराबर होगा और ये सभी 1/n के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट टू रिलेटेड एस ऑर्बिटल आर इक्वल एंड इट्स स्क्वायर एंड प्रोपोर्शनल इज प्रोपोर्शनल ऑफ 1/n, ठीक। मतलब देखिए, जैसे मैंने बताया था कि एस ऑर्बिटल का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे ए है, ठीक है। एस ऑर्बिटल का कोफिशिएंट ए है। अगर अलग अलग एक से अधिक कोफिशिएंट है तो उसको a1 a2 a3 ऐसा नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे इसका जो स्क्वायर है वो क्या होगा? एक दूसरे के बराबर होगा। और ये समानुपाती किसका होगा? प्रोपोर्शनल है ये 1/n के, जहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है? जैसे हम एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे एक s है और एक p है, मतलब यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है। और उसी प्रकार हम लोग sp2 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे एक s है और 2 p है, मतलब n की वैल्यू यहाँ पे 3 है। और अगर हम sp3 के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पे 3 p है और एक s है, मतलब n की वैल्यू कितनी है? 4 है, ठीक। तो इस प्रकार से इसको बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। उसके बाद सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल ये कहता है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन आर इक्वल टू 1। अब बात यहाँ पे आती है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। आखिर नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता क्या है? ये बोल रहा है कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है। तो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जैसे कि यहाँ पे साइन जो है वो एक वेव फंक्शन है, ठीक। अब यहाँ पे साइन एस लिखा है, मतलब ये एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल। तो साइन एस डॉट साइन एस है यहाँ पे, इसका इंटीग्रेशन किए हैं डी टाउ के सापेक्ष इक्वल टू 1 आया, ठीक है। तो इसको हम लोग साइन एस स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ये बराबर किसके है? 1 के बराबर है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, ये साइन एस है और ये साइन एस है। इसको अगर हम पी एक्स कर दें तो ये पी एक्स हो जाएगा और ये एस, मतलब ये दोनों अलग अलग ऑर्बिटल के वेव फंक्शन हो जाएंगे, तो ये नॉर्मलाइज्ड नहीं कहलाएंगे। अब अगर इसको मैंने पी एक्स लिखा है तो अगर ये भी पी एक्स होगा तो ये क्या होगा? ये नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगा, मतलब ये एक ही ऑर्बिटल के क्या वेव फंक्शन है। उसका इंटीग्रेशन करने पर हम लोगों को 1 प्राप्त होता है, ठीक है। ये होता है नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। अगर मैं इसको पी वाई लिखूँ तो इसको भी मुझको पी वाई करना पड़ेगा, ठीक है। सेम सेम जो ऑर्बिटल होता है उसका वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन 1 होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, मतलब समान ऑर्बिटल के वेव फंक्शन। इसको मैं अगर एस ना लिख के इसको ए भी लिख सकती हूँ समझाने के लिए, या इसको इसको 1 और इसको 1 भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन। तो इसको याद रखना कि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन जो है वो 1 के इक्वल होता है। और सेकंड क्या बोलता है कि ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन आर इक्वल टू 0, मतलब ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन जो है वो 0 के बराबर होता है। अब ऑर्थोगोनल मतलब क्या? जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? साइन एस है और यहाँ पे साइन पी एक्स है। साइन पी एक्स का मतलब होता है कि वेव फंक्शन ऑफ साइन पी एक्स ऑर्बिटल, और ये है वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो एस ऑर्बिटल का जो वेव फंक्शन और साइन पी एक्स ऑर्बिटल का वेव फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये 0 के इक्वल होगा।
क्योंकि यहाँ पे देखिए ये अलग ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, ये अलग ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है। अगर मैं इसको एस ना लिखकर पी एक्स कर देती तो ये हो जाता नॉर्मलाइज्ड, मतलब ये भी पी एक्स का वेव फंक्शन, ये भी पी एक्स का वेव फंक्शन, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं इसको एस लिखी हूँ और इसको पी एक्स, मतलब ये दोनों अलग अलग है, तो अलग अलग वेव फंक्शन, चाहे वो कुछ और भी लिख सकते हैं, इसको पी एक्स ना लिख कर पी वाई भी लिख सकते हैं, अलग अलग होना चाहिए बस। अलग अलग ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन जो है वो उसका इंटीग्रेशन करने पर वो जीरो के इक्वल होता है। तो अब क्या करना है, जब हम लोग निकालेंगे कोफिशिएंट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए, तो सबसे पहले हमको ये रूल लगाना है, उसके बाद हम लोगों को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लेना है, उसके बाद हम लोगों को ऑर्थोगोनल फॉर्म पे लेना है। इन तीनों को याद रखना जरूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। अब देखिए हमें कोफिशिएंट निकालना है एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए। यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स हैं, एक एस है और एक पी है, मतलब वेव फंक्शन भी दो होंगे, एक होगा साई 1 और दूसरा होगा हमारा साई 2। और साई 1 जो है वो A1 साई एस प्लस B1 साई पी एक्स के इक्वल होगा, और जो साई 2 है वो होगा A2 साई एस प्लस B2 साई पी एक्स के इक्वल होगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे देखिए ये साइन एस क्या है, वेव फंक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये इसका कोफिशिएंट है A1, और यहाँ पे वेव फंक्शन ऑफ पी एक्स ऑर्बिटल, इसका कोफिशिएंट है B1, और यहाँ पे इसी प्रकार साइन एस का कोफिशिएंट A2, और यहाँ पे साइन पी एक्स का कोफिशिएंट B2 है। तो यहाँ पे हम लोगों को कितना कोफिशिएंट मिला, A1 B1 A2 और B2। यहाँ पे हम लोगों को 4 क्या है कोफिशिएंट प्राप्त हुए, इसका मिला है A1 B1 A2 B2। इसको हम लोगों को ज्ञात करना है, और इन सभी कोफिशिएंट को एक साथ A1 A2 B1 B2 इन सभी को एक साथ बोला जाता है कोफिशिएंट मिक्सर, ठीक है। इसको एक साथ क्या बोलते हैं, इसको एक साथ बोलते हैं कोफिशिएंट मिक्सर या फिर कोफिशिएंट मिक्सिंग। अब करना क्या है, देखिए पहला रूल याद कीजिए। पहला रूल क्या था कि जो s ऑर्बिटल से संबंधित जितने भी कोफिशिएंट, यहाँ पे ये भी s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, यहाँ पे ये भी s ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है, तो इससे संबंधित कोफिशिएंट कौन सा है, A1 है, और यहाँ पे क्या है A2। तो इसका जो वर्ग है A1 स्क्वायर बराबर A2 स्क्वायर, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, और समानुपाती किसके होंगे, 1/n के, जहाँ पे n मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ ऑर्बिटल। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो sp के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। कैसे होगी, एक एक s है और एक p, मतलब ये हुआ कितना, 2, ठीक। तो n की वैल्यू 2 होगी। अब इसको सॉल्व करते हैं। A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पे ऐसा स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, अंडर रूट, ठीक। अब अंडर रूट आ गया, तो यहाँ पे हम लोगों को A1 A2 की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। यहाँ पे हम लोगों को A1 और A2 कोफिशिएंट की वैल्यू मिल गई। अब हम लोगों को निकालना क्या है, B1 और B2 कोफिशिएंट की वैल्यू। अब रूल नंबर 2 में क्या बोला था कि हम लोग ऑर्थोगोनल जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है वो 1 के इक्वल होता है, और जो ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन होता है वो 0 के इक्वल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो साई 1 है उसको सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लेंगे, ठीक। इसको पहले नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लेंगे, उसके बाद इन दोनों को हम लोग ऑर्थोगोनल फॉर्म पे लेंगे। तो पहले साई 1 को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लेने पर यहाँ पे लिख देते हैं, ऑन टेकिंग साई 1 नॉर्मलाइज्ड फॉर्म। ठीक है। अब इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लेते हैं साई 1 को, ये क्या हो जाएगा, साई 1 स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब साई 1 का मान यहाँ से इक्वेशन नंबर 1 से रखते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, साई 1 की वैल्यू कितनी है, A1 स्क्वायर साइन S स्क्वायर प्लस
b1 स्क्वायर साइन px स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे a1 क्या है, कोफिशिएंट है, b1 भी क्या है, b1 स्क्वायर भी कोफिशिएंट है, ठीक है। तो ये जो है वो कांस्टेंट होता है, तो इसको बाहर निकाल देते हैं, इसकी वैल्यू निश्चित होती है। तो इसको यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन एस स्क्वायर डी टाउ प्लस b1 स्क्वायर साइन b1 स्क्वायर इंटीग्रेशन साइन px स्क्वायर डी टाउ इज इक्वल टू 1। अब देखिए, पहला रूल मैंने क्या बताया था कि जो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे जो साइन एस है एस स्क्वायर मतलब ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे है, यहाँ पे ये भी क्या है, नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे है, तो इनकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। तो आगे हम इधर देखते हैं, देखो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो यहाँ पे बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा a1 स्क्वायर, यहाँ पे जैसे इसकी वैल्यू 1 है तो इसका इंटू करेंगे 1 से, तो उतना ही आएगा ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये ऐसे बना देते हैं कि यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, इज इक्वल टू 1। तो अब यहाँ पे क्या होगा, a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इक्वेशन नंबर 3 से हमको a1 की वैल्यू पता है, ठीक है, a1 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से पता है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे रखेंगे उसका नाम उसका मान इक्वेशन नंबर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1/√2, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखिए √2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से b1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब 1 में 1/2 कितना होगा, ये तो सभी को पता है, 1/2। अब जो अंडर रूट है वो अंडर रूट हट जाएगा, सॉरी स्क्वायर है वो स्क्वायर हट जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा, अंडर रूट, ठीक है। इस प्रकार हमको यहाँ पर b1 की वैल्यू भी प्राप्त हो गई, ठीक है। a1 a2 और यहाँ से b1, इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। मतलब हम लोगों को a1 कोफिशिएंट, a2 कोफिशिएंट और b1 कोफिशिएंट, इन तीनों की वैल्यू पता चल गई। अब हमको सिर्फ निकालना क्या है, b2 कोफिशिएंट की वैल्यू। अब मैंने क्या बोला, पहले साइन वन वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लिए, ठीक है, यहाँ पे इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे लिए। अब क्या करना है, साइन वन और साइन वन अलग है और साइन टू अलग है, ये 1/1 यहाँ पे जैसे 1/1 है, तो यहाँ पे साइन वन और साइन टू अलग अलग है, तो इसको हम लोग ऑर्थोगोनल फॉर्म पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऑन टेकिंग साइन वन एंड साइन टू एंड साइन वन, साइन टू एंड साइन वन is present orthogonal form of each other, ये एक दूसरे के ऑर्थोगोनल फॉर्म है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि साइन 1 और साइन 2 टी टाउ इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे साइन 1 और साइन 2 को ऑर्थोगोनल फॉर्म पे ले लिए। अब इसका मान जो है वो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से रखने पर, ठीक है।
अब इसका मान रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से। तो साई 1 की वैल्यू कितनी है? साई 1 की वैल्यू है A1 साइन एस प्लस B1 साइन पी एक्स। और साई 2 की वैल्यू कितनी है? साई 2 की वैल्यू है A2 साइन एस प्लस B2 साइन पी एक्स। डी टाउ इज इक्वल टू 0। अब देखिए, अब करना क्या है, इसके बाद करना ये है कि इसको सबसे पहले इसका गुना इसके साथ करेंगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। उसी प्रकार इसको भी पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तब होगा क्या? तब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे आएगा A1 साइन एस और A2 साइन एस डी टाउ प्लस यहाँ पे क्या है, इसका इसके साथ करना है ना, तो ये क्या हो जाएगा A1 साइन एस B2 साइन पी एक्स डी टाउ प्लस अब क्या है, इसका इसके साथ करेंगे तब क्या आएगा B1 साइन पी एक्स A2 साइन एस डी टाउ प्लस B1 साइन पी एक्स B2 साइन पी एक्स डी टाउ इज इक्वल टू 0। ये 0 है ना। तो अब यहाँ पे जो कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं, जितने भी कोफिशिएंट है उसको बाहर निकाल लेते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ से क्या निकलेगा, A1 A2 बाहर निकलेगा और साइन एस का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी A1 और B2 बाहर निकलेगा और साइन एस और साइन पी एक्स डी टाउ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे क्या बाहर निकलेगा, यहाँ पे B1 और यहाँ से A2 बाहर निकलेगा। B1 A2 साइन पी एक्स और यहाँ पे क्या है साइन एस टी टाउ प्लस, अब यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से B1 और B2 बाहर निकलेगा। B1 B2 साइन पी एक्स का स्क्वायर, यहाँ पे भी साइन पी एक्स, यहाँ पे भी साइन पी एक्स, तो इसका स्क्वायर ले सकते हैं। डी टाउ इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये नॉर्मलाइज्ड फॉर्म पे है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी कितने, 1 के इक्वल। और यहाँ पे ये ऑर्थोगोनल फॉर्म पे है, ये साइन पी एक्स है और ये साइन एस है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। इस पूरे की वैल्यू हो जाएगी क्या, 0। इसी प्रकार ये भी जो है वो ऑर्थोगोनल फॉर्म पे है, ये साइन पी एक्स है और ये साइन एस, ये अलग अलग ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शन का इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये ऑर्थोगोनल फॉर्म पे होने की वजह से इस पूरे की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 0। अब इसकी वैल्यू 1 है और ये भी जो है वो नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू भी कितने की बराबर होगी, 1 के बराबर। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा A1 A2, इसकी वैल्यू है कितनी, 1 प्लस यहाँ पे क्या है B1 B2, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल, ठीक है, बराबर 0। अब 1 है तो 1 को हटा देते हैं, कुछ नहीं लिखते, उतना ही आएगा ना, 1 से गुना करेंगे तो। अब इक्वेशन नंबर 3 से A1 और A2, यहाँ पे A1 और A2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 से हमको मालूम है और B1 की वैल्यू हमको इक्वेशन नंबर 4 से मालूम है। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4 का मान यहाँ पे हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 5 दे देते हैं। तो यहाँ पे रखने पर अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 एंड 4, सॉरी 3 4 से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। इसका मान रखने पर यहाँ पे B2 की वैल्यू हमको प्राप्त हो जाएगी। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे। तो A1 की वैल्यू कितना है, 1/√2
और a2 की वैल्यू भी कितनी है 1/√2 प्लस b1 की वैल्यू कितनी है, इसका भी है 1/√2। अब हमको b2 इज इक्वल टू 0। अब हमको निकालना क्या है b2 की वैल्यू। तो देखो मैंने बताया था 1/√2 इंटू √2 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1/2, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 प्लस 1/√2 b2 इज इक्वल टू 0। अब ये इधर आएगा तो ये प्लस है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 1/√2 b2 इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, अब b2 की वैल्यू निकालनी है हमको। ये यहाँ पे गुना पे है तो इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2। इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू √2। अब हमको पता है कि जो 1/2 को क्या लिख सकते हैं √2 इंटू √2, इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो अब इसके बाद ये √2 कैंसल, तो ये माइनस है ना, तो यहाँ पे b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/√2। इस प्रकार हम लोगों को b2 की वैल्यू भी प्राप्त हो गई। इसको हम लोग नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर a1 a2 और इक्वेशन नंबर 3 से a1 a2, इक्वेशन नंबर 4 से b1 और इक्वेशन नंबर 5 से b2 की वैल्यू हम लोग इक्वेशन नंबर 1 और 2 में रखेंगे। देखिए अब यहाँ पे क्या है a1 sin s, तो a1 की वैल्यू कितना है 1/√2 और b1 की वैल्यू भी कितना है 1/√2। इसी प्रकार a2 की वैल्यू कितनी है 1/√2। इस और यहाँ पे माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, माइनस चार्ज के साथ आएगा। और b2 की वैल्यू कितनी है 1/√2। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज। तो ऐसा इसलिए होता है जैसे कि हम लोग देखे हैं कि किसी भी इलेक्ट्रॉन में ट्रांजिशन होता है तो एक लो एनर्जी वाला ऑर्बिटल प्राप्त होता है और एक हाई एनर्जी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो लो और हाई एनर्जी जो है वो उसके वजह से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग के वजह से एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है। दोनों की वैल्यू बराबर तो होती है लेकिन दिशा विपरीत होता है, इस वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि साइन 1 जो है, साइन 1 को सबसे पहले नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के रूप में लेना है। पहला वाला रूल अप्लाई करना है सबसे पहले, उसके बाद साइन 1 को नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के रूप में लेना है, उसके बाद साइन 1 और साइन 2 को ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन के रूप में लेना है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर आपके पास कोई सजेशन हो जिससे इसको और अच्छे तरीके से समझाया जा सकता है या कुछ अलग किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में नीचे ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।